हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल टीचर्स क्रिएटर। आज के सेशन में स्टैटिक्स देखेंगे जो कि आपका यूनिट 4 है, असेसमेंट फॉर लर्निंग बीएड सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंप्लीट कर लेना है, आपको प्रॉपर्ली नोट्स बना लेना है इसकी। व्हाट इज़ द मेंट बाय स्टैटिक्स, एक्सप्लेन इट्स नीड एंड इंपॉर्टेंस इन एजुकेशनल असेसमेंट। ठीक है, सांख्यिकी से क्या अभिप्राय है, शैक्षिक आंकलन में इसकी आवश्यकता और महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो इस क्वेश्चन को पूरा डिटेल में मैं समझाऊंगी, प्रॉपरली आपको नोट्स भी बना लेने हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। सो हेडिंग करनी है आपको स्टैटिक्स, डेफिनेशन ऑफ स्टैटिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम नोट कर लेना, डेफिनेशन ऑफ स्टैटिक्स आपको हेडिंग करके लिखना है। इसमें आपको अकॉर्डिंग टू क्रॉस्टन एंड काउडन, ठीक है, इन्होंने स्टैटिक्स को डिफाइन किया है अपने तरीके से। क्रॉस्टन एंड काउडन हैव गिवन द डेफिनेशन ऑफ स्टैटिक्स इन दिस वे, स्टैटिक्स मे बी डिफाइंड एज द कलेक्टिंग रिप्रेजेंटेशंस, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। तो जो क्रॉस्टन एंड काउडन है, इन्होंने कहा कि स्टैटिक्स क्या है, सांख्यिकी क्या है, जिसमें जो भी न्यूमेरिकल डाटा है उसको पहले कलेक्ट करना, फिर उसको प्रेजेंट करना, उसको एनालिसिस करना, ठीक है, इंटरप्रिएट करना। तो ये सब किसके अंतर्गत आता है, स्टैटिक्स के अंतर्गत आता है। द वर्ड स्टैटिक्स टुडे रिफर आइदर द quantitative informations or to a method of dealing with quantitative information। ठीक है, जो स्टैटिक शब्द है, सांख्यिकी शब्द है आज की डेट में, इसका मतलब होता है कि एक हमें मात्रात्मक इंफॉर्मेशन देना, ऐसी सूचना जो क्वांटिटी बेस्ड होती है, ना कि क्वालिटी बेस्ड होती है। ठीक है, इट डील्स विद द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू सिम्पसन एंड कोफ्फा। ठीक है, तो सिम्पसन और कोफ्फा के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो उसका भी मतलब क्या हुआ कि ये क्या है, एक तरीके का, जैसा कि क्रॉस्टन एंड काउडन ने कहा था कि न्यूमेरिकल डेटा को कलेक्ट करना, प्रेजेंट करना, एनालिसिस करना, इंटरप्रिएट करना स्टैटिक्स के अंतर्गत आता है, वैसे ही सिम्पसन और कोफ्फा ने कहा जो क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन है उनको कलेक्ट करना, प्रेजेंट करना, एनालिसिस करना, इंटरप्रिएट करना क्या कहलाता है, स्टैटिक्स कहलाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्ग्यूसन, स्टैटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस मेथोडोलॉजी। It deals with collection, classification, description and interpretation of data obtained by conduct of survey and experiment. Its essential purpose is to describe and draw inference about the numerical properties of population। ठीक है, तो फर्ग्यूसन की डिफिनेशन बड़ी अच्छी है। इन्होंने क्या कहा कि स्टैटिक्स क्या है, एक साइंस की ब्रांच है। ठीक है, जिसमें जो भी हमारे सर्वे किए हुए डेटा होते हैं या एक्सपेरिमेंटल के डेटा होते हैं, उनको हम पहले कलेक्ट करते हैं, फिर हम उनको क्लासीफाई करते हैं अलग अलग ग्रुप में, फिर उनके बारे में डिस्क्राइब कर देते हैं, फिर उनको हम इंटरप्रिएट कर देते हैं। इस तरीके से हमारे स्टैटिक्स तैयार होता है। ठीक है, इसका एक बेहतरीन एग्जांपल समझते हैं इनके डिफिनेशंस का कि हमने सर्वे किया, हम एक गांव में गए, हमने सर्वे किया। अब हमने सर्वे किया तो हर एक घर में हमको कुछ ओल्ड एज के बच्चे मिल जाएंगे, कुछ यंग एज के, यानी कुछ ओल्ड एज वाले होंगे, कुछ यंग एज वाले होंगे, कुछ चिल्ड्रंस होंगे। ठीक है, कितने मेंबर्स हैं इसको लिख लेना है। तो ये क्या है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। पहले हम हर एक घर गए, वहाँ के कितने मेंबर हैं उनको कलेक्ट किया हमने, सब हर एक घर जाकर हमने ये सर्वे करके डेटा को हमने कलेक्ट कर लिया। अब इस कलेक्शंस को क्लासीफाई भी तो करना है कि कितने लोग ओल्ड एज में हैं, कितने लोग यंग एज में हैं, कितने चिल्ड्रंस हैं, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, उनको हमने क्लासीफाई किया। फिर उसके बारे में हमने डिस्क्रिप्शंस दिए, डिटेल में लिखा, फिर उसको इंटरप्रिएट कर दिया। इस तरीके से पूरा का पूरा हमारा एक सांख्यिकी, एक चार्ट बनकर तैयार हो गया। समझ आ गया होगा आपको बेहतर तरीके से। ठीक है, द फॉलोइंग टर्म्स, अब जैसे कि हमने ऊपर वाले डिफिनेशंस में जितने भी डिफिनेशंस पढ़ी, हर जगह यही देख रहे हैं कि जो न्यूमेरिकल डेटा है या जो फिर क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन है या फिर जो न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन है या फिर जो हमारा सर्वे है, एक्सपेरिमेंट है, इनको हमें कलेक्ट करना है, इनको क्लासीफाई करना है, इनको प्रेजेंट करना है, इनको एनालिसिस करना है, इनको इंटरप्रिएट करना है। ठीक है, तो जितनी भी हमने डिफिनेशंस पढ़ी उनसे हमको ये सारे पॉइंट्स मिले। अब ये पॉइंट सारे डिटेल में हमको पढ़ने हैं। The following terms are used in statistics in the study of above mentioned definitions. First one, collection. In order to achieve predetermined objectives, gathering scores by various methods under some specific plan is known as collecting. ठीक है, गैदरिंग करना मतलब अलग अलग मेथड से जो भी स्कोर्स मिले हैं उन स्कोर को गैदर करना, एक साथ करना ही क्या कहलाता है, कलेक्शन कहलाता है। सच डेटा आर कलेक्टिंग इन बिग क्वांटिटी, ऐसे डेटा को हमें बहुत बड़ी क्वांटिटी में कलेक्ट करना होता है।
While collecting them, various factors are to be kept in mind so that collection of these data can be pure or true. No errors should error in them. ठीक है, जब भी हम डेटा को कलेक्ट करते हैं ना, हमको बहुत सारे बातों का ध्यान रखना होता है ताकि जो ये डेटा है ना, ये हमारे कैसे हैं, ट्रू हों और प्योर हों, इनमें कोई एरर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम कोई सर्वे कर रहे हैं तो जब सर्वे करते हैं तो हर एक मेंबर्स के डिटेल हम एक बहुत अच्छे तरीके से कलेक्ट करते हैं कि एक घर में कितने मेंबर हैं, कितने ओल्डर हैं, कितने यंगर हैं, कितने चिल्ड्रन हैं। तो जब इन सब डेटा को हमको कलेक्ट करना होता है तो माइंड में सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है, कौन बीमार है, कौन किस चीज़ से बीमारी से ग्रस्त है, कौन किस चीज़ से नहीं। ठीक है, स्कोर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। रिपोर्ट कार्ड बन रहा है तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि सब्जेक्ट में कौन से मार्क्स मिले हैं, कितने मार्क्स मिले हैं। ठीक है, तो ये सभी बहुत हिसाब से ही कैलकुलेट करना होता है। क्लासिफिकेशन, आफ्टर कलेक्टिंग डेटा इट इज़ नॉट ईजी टू यूज़ देम। ठीक है, अब हमने हर एक घर जाकर सर्वे कर लिया, सारे डेटा को हमने इकट्ठा कर लिया, लेकिन क्या उन्हें यूज करना आसान है? नहीं, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है कि कितने ओल्डर हैं, कितने यंगर हैं। तो इसकी वजह से हमें क्या करना पड़ता है? क्लासिफिकेशन करना पड़ता है, जिससे डेटा को समझना बड़ा आसान हो जाता है। सबसे पहले अब हमने ओल्डर लिख दिया, यंगर लिख दिया, चिल्ड्रन लिख दिया, मेल लिख दिया, फीमेल लिख दिया, क्लासीफाई कर दिया इनको कि किस में कितने लोग हैं, किस तरीके से इनके डेटाज हैं। ठीक है, दीज कैन नॉट बी यूज इन द सेम फॉर्म। जैसे हमने डेटा कलेक्ट किया उस वैसे ही तो नहीं यूज कर सकते उसको, तो यहाँ पर हमको क्लासिफिकेशन यूज करना पड़ता है जो भी डेटा हमने कलेक्ट किया है। इन दिस फेज द डेटा आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरी, देयर कैन बी डिफरेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो हम डेटा को कलेक्ट करके उनका क्लासीफाई करते हैं कैटेगरी के बेस पर। थर्ड, presentation. After collecting the data and their categorizations, their presentation is also essential. These data can be presented with the help of table, pictures और diagram. ठीक है, इस तरीके से हम टेबल बना के रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पिक्चर्स बना के रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई डायग्राम बना के रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो प्रेजेंटेशन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है एनालिसिस। द प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा मेक्स देयर एनालिसिस ईजियर। ठीक है, अब हमने क्या किया, प्रेजेंटेशन जो ये चार्ट, ये टैबुलर फॉर्म, ये पिक्चर्स, डायग्राम बना दिया है, इससे एनालिसिस ईजी हो जाता है। द एनालिसिस ऑफ डेटा डिपेंड ऑन नेचर ऑफ डेटा एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। फॉर एनालिसिस ऑफ डेटा वेरियस टाइप ऑफ रिजल्ट आर सॉर्ट बाय यूजिंग डिफरेंट स्टैटिस्टिकल मेथड। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटेशन ऑफ मेन, मीडियन, मोड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन एक्सेट्रा। तो इस तरीके से डेटा आज का एनालिसिस किया जाता है। देन है लास्ट है इंटरप्रिटेशंस। इट इज necessary to interpret the result which are obtained by using statistical method. It is meaningless to obtain result without by any interpretations. For example, if two tests show correlations of 0.9, then its interpretation is must because merely 0.9 does not convey anything. We shall have to explain that what 0.9 indicates. ठीक है, इंटरप्रिटेशंस का मतलब होता है उसको इंटरप्रिएट करना, उसको बताना, उसको समझाना कि है क्या क्या हमने बनाया, क्या रिजल्ट आया, क्या नहीं आया। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि हमने उसको यूज करके बस एक शो कर दिया, उसको हमको इंटरप्रेट भी करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गए कुछ पॉइंट्स। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशनल स्टैटिक्स। क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, कहाँ कहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ती है। In this modern age, statistics is being used to maximum. All the subjects are not left untouched by its use. The research work seems to be incomplete without the use of statistics. Presently, statistics is mainly used in the subject like education, sociology, psychology, economics, etc. The importance and utility of statistics in these subjects and in general is described below. ठीक है, अगर हम मॉडर्न एज की बात करते हैं तो स्टैटिक्स का बहुत ज़्यादा यूज होने लगा है। कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि जिसमें स्टैटिक्स का यूज ना होता हो। रिसर्च वर्क में भी देखेंगे, ठीक है, तो वो भी स्टैटिक्स के बिना इनकम्प्लीट माना जाता है। और अगर हम प्रेजेंट सिनारियो को देखते हैं तो स्टैटिक्स मोस्टली कहाँ पर यूज होता है, एजुकेशन में, साइकोलॉजी में, सोशियोलॉजी में, इकोनॉमिक्स में। ठीक है, और इसकी इम्पॉर्टेंस और इसकी आवश्यकता क्या है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको डिस्क्राइब किया गया है। फर्स्ट है सिंप्लीफिकेशन। स्टैटिक्स का यूज करके हम डेटाज को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, टॉपिक को, सब्जेक्ट को। बाय यूजिंग स्टैटिक्स वी कैन प्रेजेंट द कॉम्प्रीहेंसिव डेटा इन सिंप्लीफाइड फॉर्म। बहुत ज़्यादा ही जो डिटेल में डेटाज होते हैं उनको हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं यूजिंग द स्टैटिक्स। इट इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफिकल्ट टास्क टू प्रेजेंट एंड टू इंटरप्रिएट द कॉम्प्रीहेंसिव डाटा और इन्फॉर्मेशन। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटिव भी होता है, डिफिकल्ट भी होता है कि किसी भी डेटा को कैसे इंटरप्रिएट किया जाए, कैसे उसको कलेक्ट किया जाए। हेंस बाय यूजिंग स्टैटिक्स
स्टैटिक्स दिस डिफिकल्टी कैन बी कंट्रोल्ड, दिस आल्सो सेव टाइम एंड लेबर एंड वी गेट द करेक्ट रिजल्ट। ठीक है, तो स्टैटिक्स क्या है, जो ये प्रॉब्लम थी, कॉम्प्लिकेशंस थी, डिफिकल्टीज थी डेटाज को प्रेजेंट करने में, इंटरप्रेट करने में, ठीक है, स्टैटिक्स की वजह से वो आसान हो गया और टाइम भी कम लगता है, लेबर भी कम लगता है और रिजल्ट भी एक्यूरेट मिलता है। दूसरा है कंपैरेटिव स्टडीज। ठीक है, द कंपैरेटिव स्टडीज बिकम नेसेसरी इन द प्रेजेंस ऑफ वेरिएशंस, इन सच कंपैरेटिव स्टडीज द यूज ऑफ स्टैटिक्स इन द मेन, द कंपैरेटिव स्टडीज may be different group or these are done for individual comparison. For example, a comparative study of achievement in some subject is sections A and section B of some class or a comparative study of two institutions. ठीक है, अब इसका यूज कहाँ पर है, कंपैरेटिव स्टडीज में भी है। जैसे ये क्यों नेसेसरी है, कंपेयर करने के लिए, जैसे दो क्लासों के बीच में, दो स्टूडेंट के बीच में, इंडिविजुअल दो सब्जेक्ट के बीच में। ठीक है, जैसे कि हमारे हिस्ट्री में कैसे मार्क्स हैं, केमिस्ट्री में कैसे मार्क्स हैं, ठीक है, या फिर दो बच्चों के बीच में कि उसके रिकॉर्ड कैसे हैं, हमारे रिकॉर्ड कैसे हैं, या दो स्कूल के बीच में कि इसके डेटा कैसे हैं, उसके डेटा कैसे हैं। तो कंपैरेटिव स्टडीज़ में भी इसका स्टैटिक्स का बहुत ज़्यादा ही यूज होता है। थर्ड है इंटरप्रिटेशंस ऑफ रिजल्ट ऑफ टेस्ट। ठीक है, जो भी टेस्ट हुआ है उसका रिजल्ट जो उसको इंटरप्रिएट करने में भी स्टैटिक्स का यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। इन ऑर्डर टू इंटरप्रेट द रिजल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टैटिक्स यूज्ड इन एजुकेशन, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी। ठीक है, अब जो भी रिजल्ट मिला है स्टैटिक्स का, कहाँ से, एजुकेशन में या साइकोलॉजी में या इकोनॉमिक्स में या सोशियोलॉजी में, उसको हमें क्या करना है, इंटरप्रेट करना है। यूज ऑफ स्टैटिक्स इज वेरी एसेंशियल, तो वहाँ पर स्टैटिक्स बहुत ज़रूरी हो जाता है। इंटरप्रिटेशंस ऑफ बैरियर रिजल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैरियर्स टेस्ट इज नॉट पॉसिबल विदाउट द यूज ऑफ स्टैटिक्स। ठीक है, अगर हम इंटरप्रिटेशंस नहीं करते हैं रिजल्ट्स का, जो कि हमें अलग अलग टेस्ट में मिले हैं, ठीक है, तो अगर हम देखें कि स्टैटिक्स के बिना इसको कैसे मैनेज करना है तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है और पॉसिबल भी नहीं होता है। तो विदाउट इट यूज दिस डेटा एंड रिजल्ट आर मीनिंगलेस। ठीक है, अगर हम बात करें तो स्टैटिक्स के बिना इन डेटाज का, इन रिजल्ट का कोई मतलब नहीं होता है। बाय इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट वी कैन प्रोवाइड गाइडेंस टू द स्टूडेंट्स, कैन नो अबाउट द इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कैन इवेलुएट अ मेथड और अ सिस्टम, कैन सेलेक्ट द फ्यूचर टाइम ऑफ एक्शन, कैन सेलेक्ट एंड कैटेगराइज द स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कैन प्रमोट स्टूडेंट। ठीक है, अब इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट का मतलब ये हुआ कि जब हम रिजल्ट को इंटरप्रिएट कर देते हैं तो इससे जो बच्चा है उसको गाइडेंस मिल जाता है, वो जानता है कि उसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या हैं। ठीक है, किसी भी सिस्टम्स को कैसे इवेलुएट करने के मेथड क्या क्या हैं। ठीक है, टाइम ऑफ एक्शंस, आगे के लिए टाइम ऑफ एक्शंस को कैसे सेलेक्ट करना है, किस टाइम पर क्या करना है। ठीक है, स्टूडेंट्स की कैटेगरीज किस बेस पर किए गए हैं, तो ये सब चीज़ें इंटरप्रिटेशंस के थ्रू पता चल जाती हैं, यानी कि स्टैटिक्स के थ्रू। ठीक है, फोर्थ है कंस्ट्रक्शन ऑफ बैरियर्स टेस्ट। अलग अलग टेस्ट को कंस्ट्रक्ट करने में भी स्टैटिक्स का बड़ा रोल होता है। Constructing different tests, use of statics is very essential. Without using statics, the construction of these tests is not possible. These tests are achievement test, intelligence test, interest and aptitude test, personality test, etc. Reliability, validity and item analysis of all these tests can be done only by using statics. ठीक है, तो जब भी हम कोई भी टेस्ट करते हैं, जैसे हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, इंटरेस्ट टेस्ट हो गया, इंटेलिजेंस टेस्ट हो गया, अचीवमेंट टेस्ट हो गया, यानी उपलब्धि परीक्षण टेस्ट, बुद्धिमत्ता टेस्ट, रुचि टेस्ट, ठीक है, या संख्यानात्मक एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है, पर्सनालिटी टेस्ट, तो हर जगह सांख्यिकी का यूज है, क्योंकि बिना सांख्यिकी के, बिना स्टैटिक्स के कुछ नहीं हो सकता है। नॉलेज ऑफ वैलिडिटी, वैलिडिटी ऑफ अ टेस्ट इज वेदर द टेस्ट मेजर दैट एस्पेक्ट फॉर विच द टेस्ट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, जिसके लिए टेस्ट को कंस्ट्रक्ट किया गया है, अगर उस एस्पेक्ट को ना मेजर किया गया तो उसकी वैलिडिटी नहीं पता चलती है। ठीक है, जैसे अगर हमको किसी की पर्सनालिटी टेस्ट करनी है, ठीक है, हमने एक टेस्ट इस तरीके से कंस्ट्रक्ट कर दिया, तो इसकी वैलिडिटी क्या है, क्या मतलब हम उसी चीज़ को लेकर फोकस कर रहे हैं, उसी एस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, उसी एस्पेक्ट पे ध्यान दे रहे हैं, तब वो तो वैलिडिटी होता है, अदरवाइज वो वैलिड नहीं होता है। और इसके लिए भी हमें स्टैटिक्स मेथड का ही यूज करना पड़ता है। नॉलेज ऑफ रिलायबिलिटी, ठीक है, इसी तरीके से कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी टाइप टेस्ट नोइंग इज इट्स रिलायबिलिटी इज मस्ट। ठीक है, जब भी हम कोई टेस्ट कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसका रिलायबल होना, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। इन द ऑप्शंस ऑफ नॉलेज ऑफ रिलायबिलिटी वी कैन नॉट सक्सीड इन एग्जाम्स। ठीक है, जब तक हमको रिलायबिलिटी के ज्ञान नहीं होते हैं, विश्वसनीयता का ज्ञान नहीं होता है, तब तक हम किसी भी टेस्ट में सक्सीड नहीं हो सकते हैं। ठीक है,
Hence, to know reliability, various statistical method can be used. तो ये समझ लीजिए कि knowing of reliability, knowing of validity, दोनों ही जगह statistical method का यूज किया जाता है कि रिजल्ट्स जो हैं वो एक्यूरेट है या नहीं, टेस्ट अप्रोप्रिएट है या नहीं, जिस एस्पेक्ट के लिए वो है या नहीं, ठीक है। 7th, यूजफुल इन रिसर्च वर्क। तो रिसर्च वर्क में भी स्टैटिक्स का बहुत योगदान होता है। दीज डेज ऑफ द यूज ऑफ स्टैटिक्स इन रिसर्च वर्क इज कंसिडर्ड एज इट सोल। मतलब कि रिसर्च वर्क में देखा जाए तो स्टैटिक्स को इसकी आत्मा कह दिया गया। इन दिस यूनिवर्स एवरी मोमेंट वन और द अदर रिसर्च वर्क इज गोइंग ऑन। हर एक समय कोई ना कोई रिसर्च चलता ही रहता है और इस रिसर्च वर्क में स्टैटिक्स को हमेशा यूज किया जाता है। स्टैटिक्स प्रूव यूजफुल इन रिसर्च वर्क इन द कंटेक्स्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ टीचिंग मेथड, यूटिलिटी ऑफ करिकुलम एंड अचीवमेंट ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो इस तरीके से रिसर्च वर्क में भी इसका यूज होता है। टू नो द कोरिलेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, कोरिलेशन among 2 or more than 2 वेरिएबल्स कैन बी नोन। ठीक है, कोरिलेशंस का मतलब होता है जैसे ए कोरिलेशंस बी, ठीक है, इनके बीच में क्या रिलेशन है, किस तरीके से करना है, कोएफिशिएंट का कोरिलेशंस क्या है, कैसे कंप्यूट करना है, तो ये सब चीज़ें हमको स्टैटिक्स के थ्रू ही पता चलती हैं। For this, coefficient of correlations can be computed. Not only correlations between 2 or more variable can be known, but the quantity of correlation can also be known. ठीक है, 2 या 2 से अधिक variables की correlations हम नहीं करते हैं, बल्कि quantity of correlations भी हम इससे पता कर सकते हैं। Selection of a sample. रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल्स कैन बी सिलेक्टेड ईजिली विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड। ठीक है, अगर हम सांख्यिकी का यूज करें तो इससे हमें किसी भी सैम्पल को सिलेक्ट करने में भी आसानी होती है। मोस्ट ऑफ स्टडीज आर कंडक्टेड ऑन सैम्पल इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। ठीक है, बहुत सारी ऐसी, अगर हम स्टडीज की बात करें, स्टडी की बात करें, तो बहुत सारी चीज़ें किस सैम्पल पर कंडक्ट होती हैं वो स्टैटिक्स के थ्रू ही हम समझ पाते हैं। बट फॉर सैम्पल इट्स इज एसेंशियल दैट द सेम शुड बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनिवर्स। इन सिलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल स्टैटिक्स कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली। ठीक है, तो कुल मिला के ये टोटल ऐसे 9 पॉइंट हैं जहाँ पर इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है किसकी, स्टैटिक्स की। तो जब भी आपसे पूछा जाए इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशनल स्टैटिक्स, तो आपको बताना है कि सिंप्लीफिकेशन में, ठीक है, कंपैरेटिव स्टडीज में, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट में, कंस्ट्रक्शन ऑफ बैरियर्स टेस्ट में, नॉलेज ऑफ वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी में। ठीक है, नेक्स्ट यूजफुल इन रिसर्च वर्क में, टू नो कोरिलेशन एंड सिलेक्शन ऑफ सैम्पल। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर इम्पॉर्टेंस है बहुत ज़्यादा ही स्टैटिक्स का। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको नोट कर लेना है और अच्छे से बना लेना है। नेक्स्ट आपका बचता है सबके डिफरेंस, यानी मेन, मोड, मीडियन क्या है, ठीक है, रैंक क्या है, परसेंटाइल रैंक क्या है, परसेंटाइल क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, इनके बेस पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो उसको इन डिटेल हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। सो वीडियो पसंद आ रही हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।